नमस्कार। प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज वेल्थ के आज के अंक में हम बात करेंगे बच्चों की बीमारी पर। बच्चों की बीमारी जो जन्मजात भी होती हैं, अगर उनका समय पर पता चल जाए तो उनका निदान भी आसानी से हो जाता है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग भटकते रहते हैं। आज हम आमंत्रित किए हैं अपने शो में झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के शिशु विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजीव मिश्रा जी को। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले हम जानकारी ये लेना चाहेंगे कि जन्म के समय ही बच्चों में कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसका आसानी से पता चल जाए, अगर लक्षण लोगों को पता हो तो, लेकिन जानकारी के अभाव में ये लोग जो है भटकते रहते हैं इधर उधर और बीमारी की जटिलता बढ़ती जाती है। तो वो कौन कौन से लक्षण हैं और कौन कौन सी बीमारी है जिसका आसानी से पता किया जा सकता है? सबसे तो पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, जो आपने इतना एक बेहतरीन प्रोग्राम की शुरुआत की है। और मैं आश्वस्त हूँ कि इस प्रोग्राम के बाद यह ऐसे भी जो है पब्लिक में अवेयरनेस आएगी। और ये आपका क्वेश्चन बहुत ही मुफीद है, जिसमें आप ये जानना चाह रहे हैं कि बहुत सी बीमारियाँ जो हैं जो कंजेनिटल होती हैं और उनको हम जन्म के समय पे कैसे पहचान सकते हैं और उसका फिर कैसे हम बचाव कर सकते हैं। हम इसमें आपसे एक स्टेप और पहले जाना चाहेंगे। जन्म के आजकल तो साइंस इतना एडवांस हो गया है कि जन्म से पहले ही बहुत सारी बीमारियों का हम लोग पता लगा सकते हैं। जी सर। हमारे पास इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, इतने अच्छी सारी सुविधाएं हैं, जिससे हम जन्म से पहले भी जो है आप बच्चों की क्या विकृति है, क्या बीमारी है, इसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, जो प्रॉब्लम होता है, या तो वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी सिस्टम का फंक्शनल प्रॉब्लम हो, और ये दोनों को डिटेक्ट करने के लिए पे हमारे पास सुविधाएं हैं। और आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट भी इस पे काफ़ी फोकस कर रही है कि वो एंटीनेटल केयर पे ज़्यादा फोकस कर रही है, जिसमें ये मैंडेटरी हो गया है कि हम जो है अल्ट्रासोनोग्राफी कराएं। और ये अल्ट्रासोनोग्राफी की वजह से आपका जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, चाहे वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में हो या कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के बारे में हो, रीनल सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या जीआई सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उसको आप एंटीनेटली भी डायग्नोज कर सकते हैं। कुछ अनुवांशिक बीमारियां जैसे डाउन सिंड्रोम है, उसको भी हम जो है आपका डिलीवरी से पहले ही उसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। कुछ और भी अनुवांशिक बीमारियां होती हैं जिसमें हम कुछ टेस्ट कराकर, जैसे उसको क्रोनियोसिंथेसिस, एमनियोसिंथेसिस या क्रोनिक सैम्पलिंग कर उन अनुवांशिक बीमारियों को बच्चे के पैदा होने के पहले ही जो है हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर, जहाँ तक मुझे जानकारी है, उस शायद फिटल जो होता है डायग्नोस्टिक या ट्रीटमेंट होता है, तो वैसी कौन कौन सी बीमारी का इलाज, शायद इलाज भी अब संभव हो गया, फिटल ट्रीटमेंट भी होने लगा। तो सर, वो कौन कौन सी बीमारी का हम पता कर सकते हैं और कौन कौन सी बीमारी का गर्भ में ही हम इलाज कर सकते हैं? अब देखिए, जिससे जहाँ तक हमारा ये एरिया, जैसे झारखंड की हम बात कर रहे हैं, झारखंड में देखिए यहाँ पे जो आपका सिकल सेल, थैलेसीमिया है ना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादातर देखी जाती हैं। इनकी जांच करने की सुविधा है हमारे पास, जो हम लोग एंटीनेटली भी जो है उसको डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है। रह गई एक फिर कुछ और चीज़ें जिनको आपने कहा कि जिनका इलाज संभव है, जिनको हम लोग कर सकते हैं ना। अब जैसे कुछ बच्चे जो जैसे RH इनकम्पेटिबिलिटी के बच्चे होते हैं, जैसे माँ का RH नेगेटिव है, बच्चा का RH पॉजिटिव है, उस कंडीशन में अगर उसको प्रॉब्लम्स आ रहा है, जिसको हम लोग खून टूटने की जो बीमारी जो कहते हैं, उस कंडीशन को हम लोग फीटल के रूप से भी वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके भी जो है उस बच्चे को बचाया जा सकता है। तो इस तरह से कई बीमारियाँ हैं जिनका हम लोग निदान भी कर सकते हैं, उनका इलाज भी कर सकते हैं। सर, एक चीज़ और है कि मान के चलिए कि अगर फिटल डायग्नोसिस और फिटल ट्रीटमेंट तो हम लोग कर लिए, लेकिन जब बच्चा जब गर्भ से बाहर आता है तो उस समय कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जो किसी न किसी बीमारी की ओर इंगित करते हैं। तो वो कौन से लक्षण जो है जिसे देख करके आदमी पता कर ले या अभिभावक पता कर ले कि ये बीमारी है और अब हमको अस्पताल में डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ये भी बहुत आपका अच्छा क्वेश्चन रहा है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। जैसे कंजेनिटल हाइपोथायरायडिज्म, ये एक बीमारी है कि अगर इसको हमने टाइम से अगर इसको नहीं पहचाना और टाइम से इसका इलाज नहीं किया तो बच्चे हमारे जो है मानसिक रूप से विकलांग हो सकते हैं, बुद्धि से वो कमज़ोर हो सकते हैं। तो शुरू में अगर हम थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो इस बीमारी को हम पहचान सकते हैं। उसमें जैसे बच्चा जो है आपका बाकी बच्चों से ज़्यादा थोड़ा सुस्त लगेगा,
ऐसे तो बच्चे 18 से 20 घंटा न्यूबॉर्न पीरियड में सोते ही हैं, लेकिन ये बच्चा कुछ ज़्यादा ही सोएगा। और बच्चों को भी जॉन्डिस होता है, लेकिन ऐसे बच्चों को जो जॉन्डिस होता है, जनरली बाकी बच्चों को जॉन्डिस 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन इनका जॉन्डिस कुछ ज़्यादा समय तक प्रोलॉन्ग कर जाता है। जैसे लगता है 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, उसके बाद भी जॉन्डिस इसका प्रोलॉन्ग करते जा रहा है। बच्चा को दूध पीने में भी दिक्कत हो रही है। बाकी उसका जो मसल टोन है, बाकी बच्चों से लगता है कि नहीं, थोड़ा सा इसका टोन कम है। और उसमें आप देखेंगे कि जो है, एक हम लोग कहते हैं कि पोस्टीरियर फोसा, जो सर के पीछे में एक गड्ढा जैसा होता है, जी सर, वो जनरली जन्म के समय वो बंद हो जाता है। लेकिन अगर लगता है कि उसमें हम अपनी कानी उंगली को, लिटिल फिंगर को उसके भीतर इंसिनुएट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, आसानी से वो चला जा रहा है, तो ये हाईली इंडिकेट करता है कि ये बच्चा हमारा जो है हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ जा रहा है ना। तो बच्चे का ज़्यादा सोना, जॉन्डिस का ज़्यादा दिन तक रहना, बच्चे का सुस्त रहना, दूध पीने में उसको गड़बड़ी आना, जीभ का साइज उसका लगता है कि बाकी बच्चों से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना। और आप देखते हैं कि उसमें पोस्टीरियर फोसा में आपकी लिटिल फिंगर आसानी से इंसिनेट हो रही है, तो वो पॉइंट है जहाँ पे आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसको जॉन्डिस हाइपोथायरॉयडिज्म का ये केस है। और उस बच्चे को तुरंत इन्वेस्टिगेट कराया जाए और कंफर्म होने पर उसको ट्रीटमेंट दिया जाए, तो हम बहुत सारे बच्चों को मानसिक विकलांगता से बचा सकते हैं। सर एक और लक्षण है जो हम लोग तो जानते हैं, लेकिन आम आदमी लोग नहीं पहचान पा रहे हैं कि अगर बच्चे को दूध पिलाने में अगर शरीर नीला हो जाए या कुछ इस प्रकार का, तो हृदय की रोग की समस्या की ओर इंगित करता है। तो क्या ये सही है? देखिए, ये जहाँ तक हृदय रोग की समस्या की बात है और दूध पिलाने के बाद वो नीला पड़ना ना जी, ये दोनों को हम दोनों अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। जी सर। एक बीमारी होती है जिसको हम लोग क्वेनल एट्रेसिया कहते हैं। क्वेनल एट्रेसिया मतलब क्या होता है, जो नाक की जो छेद रहती है, छिद्र ना, उसमें रुकावट रहता है। वो छेद पेटेंट नहीं रहती है, उसमें रुकावट रहता है ना। तो इसमें क्या होता है, एक पैराडॉक्सिकल क्राई होता है। पैराडॉक्सिकल क्राई का मतलब क्या हुआ, जिसे अमूमन आपने देखा होगा, जो बच्चे जो है ना, जी सर, अगर वो रोते हैं ना, तो उसको माँ अगर अपने छाती से लगाती है, दूध पिलाती है, तो बच्चा रोना बंद करके चुप हो जाता है ना। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा होता है। उल्टा मतलब ऐसे बच्चा ठीक है, लेकिन जैसे ही माँ उसको दूध पिलाने जाती है ना, तो चूंकि इसका जो है नाक की दोनों छिद्र जो है बंद है, वो बच्चा मुंह से सांस ले रहता है, तब तक उसको कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही उसको हम लोग माँ की छाती पे रखते हैं, बच्चा दूध पीने जाता है ना, तो जो सांस लेने का कार्यक्रम जो मुंह से जो हो रहा था, वो अवरोधित हो जाता है। नाक से भी सांस नहीं ले पा रहा है, मुंह से भी सांस नहीं पा रहा है, तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। और उस कंडीशन में अगर फीड कंटिन्यू करेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, तो वहाँ भी नीला पड़ सकता है। तो ये कंडीशन अगर ऐसा है कि दूध पिलाने के बाद बच्चा अगर नीला पड़ रहा है, या बच्चा अचानक रोना शुरू कर दिया, बिना दूध पिलाए चुप था, लेकिन जैसे दूध पिला रहे हैं उसके बाद रोना शुरू कर रहा है, तो ये इंडिकेट करता है क्वेनल एट्रेसिया। अच्छा। और जहाँ तक कंजेनिटल हार्ट डिजीज की बात आ गई, जिसे आपने चाहे क्वेश्चन कि उसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज है या नहीं है ना, तो हार्ट डिजीज को हम लोग 2 ग्रुप में बांटते हैं। एक वो ग्रुप होता है जिसमें बच्चा नीला पड़ जाता है, और एक ग्रुप होता है जिसमें बच्चा नीला नहीं पड़ता है। अच्छा। तो जो बच्चा नीला पड़ गया, ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन हम देखते हैं कि कम हो रहा है ना, तो ये नीला पड़ना सिर्फ हार्ट डिजीज को इंडिकेट नहीं करता है, ये लंग्स के भी डिजीज को इंडिकेट करता है। लेकिन एक सिंपल तरीका होता है जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं। हम लोग उसका SpO2 मेजर करते हैं और ऑक्सीजन दे के देखते हैं। अगर 100% ऑक्सीजन देने के बाद उसका SpO2 लेवल बढ़ने लगा ना, तो वो ये इंडिकेट करता है उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। लेकिन ऑक्सीजन देने के बाद भी अगर उसका सेचुरेशन नहीं बढ़ता है, तब वो पॉइंट रहता है जहाँ पे हम सस्पेक्ट करते हैं कि इसको जो है साइनोटिक हार्ट डिजीज है। और आगे जिसे आप बार बार करें कि हार्ट डिजीज के लिए ना, तो जो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज आती है, जिसमें कामली हम लोग VSD देखते हैं, ASD देखते हैं, PDA देखते हैं ना, उसका एक अलग प्रेजेंटेशन होता है। उसका प्रेजेंटेशन घर पे भी आसानी से इसको अगर वो सावधानी रखते हैं तो समझ सकते हैं। जैसे आप एडल्ट में आपने देखा होगा, जो हार्ट डिजीज़ के जो पेशेंट्स रहते हैं ना, जब उनको काम करने के लिए किया जाता है, कोई एक्सर्शन का काम होता है, तो उनको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, सांस फूलने लगती है। तो हमारे बच्चों में क्या होता है, जो हम बच्चों को जो दूध पीने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो भी इट इज़ ए टाइप ऑफ एक्सरसाइज, और बच्चों का एक्सरसाइज ही का तरीका होगा ना। तो अगर लगता है बच्चा दूध पीने के बाद है ना, उसकी सांस उखड़ने लगी, सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है ना, थोड़ा देर दूध पीता है, फिर वो दूध पीना छोड़ देता है, फिर रुकता है, फिर दूध पीना शुरू करता है ना, तो इस तरह का दूध पीना, फिर छोड़ना, फिर दूध पीना,
या बच्चे का थक जाना, दूध थक जाना, पीते पीते थक जाना, पसीना आ जाना, लाइक दैट ना, हम्म, तो ये इंडिकेट करता है कि बच्चे को हार्ट लोड ज़्यादा पड़ रहा है, हार्ट पे उसको प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर वो इंडिकेट करता है कि हमारा बच्चा हो सकता है कि हार्ट कार्डियक प्रॉब्लम से जी। सफर कर रहा है। सर, बच्चों में डायरिया और निमोनिया एक सामान्य बीमारी है, तो एक आम आदमी जो है क्या करे अगर डायरिया का कुछ सामान्य लक्षण हो, कब अस्पताल चला जाए, निमोनिया का लक्षण क्या हो और कब वो अस्पताल चला जाए, तो इसके बारे में तो कुछ बता दें। तो पहले हम डायरिया को लेते हैं। जी सर। तो अमूमन हमारा जो एक कंसेप्ट रहता है कि जो लूज स्टूल हो रहा है या फ्रीक्वेंसी जो बढ़ गई है ना, उसको हम डायरिया मान लेते जी हैं, सर। और इनफैक्ट ये है भी, डायरिया का डेफिनेशन में यही आता है। जी। लेकिन एक कंडीशन हमको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा, जिसके लिए अक्सर माताएं हम लोग के पास आती हैं, वो न्यू बॉर्न के पीरियड में। जी। जैसे बच्चा जो न्यू बॉर्न होता है, जन्म लेता है ना, उस समय माँ जब भी उसको दूध पिलाती है, उसको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स से थोड़ा सा स्टूल पास कर देता है। जी। हो सकता है दिन में 10 बार भी कर दे, 20 बार भी कर दे, है ना। जब तक माँ को ये नहीं बताया जाएगा कि ये आपकी नॉर्मल चीज़ है, फिजियोलॉजिकल चीज़ है, ये सब इसको जो है डायरिया ही मान के चलते हैं, तो माँ भी पैनिक ही रहती है। और कहीं कुछ पेरिफेरी के डॉक्टर्स भी इसको डायरिया मान लेते हैं कि बच्चे को बहुत जल्दी जल्दी लैट्रिन हो रहा है ना, लेकिन ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जिसमें गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है। आपने देखा होगा कि किसी तालाब में अगर आप कोई पत्थर डालें तो कैसे उसमें वेव्स बनती है, रिफ्ट्स बनती है ना, उसी तरह से जब बच्चा जब दूध पीता है तो आंतों में ऐसी हरकत होती है, उस हरकत की वजह से बच्चा स्टूल पास करता है ना, तो उसको लोग समझ लेते हैं कि ये इसको डायरिया हो रहा है। तो अगर बच्चा दूध पी रहा है और लैट्रिन कर रहा है, साथ साथ बच्चा एक्टिव है, प्लेफुल है, थ्राइविंग अच्छा से, उसका वेट बढ़िया से बढ़ रहा है ना, तो वो डायरिया के कंसर्न है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने बताना शुरू किया, जरूरी समझा, क्योंकि इसको ही लोग डायरिया समझकर इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे डायरिया का डेफिनेशन न्यू बॉर्न पीरियड में बिल्कुल अलग होता है बनिस्पत की जो बड़े बच्चे करते हैं। अब बड़े बच्चों में जो डायरिया की चीज़ के लिए जैसे मैं बताया कि 2 चीज़ होना जरूरी होता है। एक तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरा कि उसकी कंसिस्टेंसी वाटरी होनी चाहिए। जो स्टूल जो पास कर रहा है वो बिल्कुल पानी सरी का, जैसे पानी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि जिस भी पॉट में आप डालेंगे उस पॉट का वो शेप ले लेता है। उसी तरह का अगर वो स्टूल का कंसिस्टेंसी इस तरह से हो गया कि बिल्कुल पानी जैसा होगा, कहीं भी डाल तो उसके शेप में ढल जा रहा है, तो उसको कहते हैं वाटरी डायरिया, है ना। तो अगर वो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और उसका वाटरी कंसिस्टेंसी हो रहा है ना, तब हम कहेंगे कि बच्चा जो है आपका डायरिया से सफ़र कर रहा है। अब आपका जो क्वेश्चन था कि कब आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए ना, तो ये डिपेंड करता है कि वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। अभी हम कैसे डिसाइड करेंगे कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है ना, तो इसको बहुत आसान तरीका से समझ सकते हैं हम लोग एक प्लान करते हैं, इसको प्लान कहते हैं, जो ट्रीटमेंट का जो प्लान करते हैं, प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। प्लान ए को इस तरह से समझिए कि अगर बच्चा हमारा एक्टिव है लेकिन उसको डायरिया हो रहा है, या यूँ समझिए कि डायरिया हो रहा है बावजूद उसके बच्चा हमारा एक्टिव है, तो ये हमारा प्लान ए में आएगा। उसको घर पे ही रख के हम ORS पिलाकर या जो लिक्विड डाइट उसको बढ़ाकर उसको हम घर पे ही मैनेज कर सकते हैं। प्लान बी में आइए, बी से आप याद करने के लिए इसे समझिए, अगर बच्चा बेचैन हो गया, कहने का मतलब हो गया अगर लूज स्टूल हो रहा है और साथ साथ बच्चे में बेचैनी का लक्षण आ रहा है, बच्चा इरिटेबल हो रहा है, बेचैन हो रहा है, पानी पीने की ख्वाहिश ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा पानी पीना चाह रहा है ना, तो ये प्लान बी में आ गया ना। यहाँ पे आप उसको इस स्टेट में भी उसको आप घर पे रख के उसको ट्रीट कर सकते हैं, ORS का घोल बना के उसको पिलाया जा सकता है। लेकिन प्लान सी मतलब हो गया इसका कॉन्शसनेस, वो कॉन्शसनेस इम्पेयर होने लगा। अगर बच्चा बेहोशी की अवस्था में जाने लगा, फ्रिक्वेंट वॉमिटिंग होते जा रही है, उल्टी रुक ही नहीं रही है, लूज स्टूल बहुत ज़्यादा होते चला जा रहा है, पेशाब उसका कम होना शुरू हो गया है ना, सांस उसकी उल्टी चलने लगी, सांस तेज चलने, इसको सिरोटिक ब्रीदिंग कहते हैं, डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग शुरू हो गया है ना, तो ये इंडिकेट करता है ये प्लान सी में जा रहा है। यहाँ पे उसका कॉन्शसनेस इम्पेयर्ड हो गया, यूरिन आउटपुट कम हो गया, बच्चे का स्टूल चेक ही नहीं हो रहा है, रिपीटेडली वॉमिटिंग हो रही है, बच्चा कुछ भी पीने के पोजीशन में नहीं है, मुंह से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है ना, इस कंडीशन में आपको बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। तो ये तरीका है जहाँ पे आप इसको आसानी से A, B, C, अब बच्चा एक्टिव है घर पे रखिए, बेचैन है ORS दीजिए, लेकिन उसका जहाँ सेंसोरियम अफेक्टेड हो गया, कॉन्शसनेस इम्पेयर्ड होने लगा, उस कंडीशन में आप बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाइए। यही हमको लगता है कि निमोनिया में भी इसी टाइप का प्रोटोकॉल होता है। एग्जैक्टली, निमोनिया में भी जो हम लोग उसको डिफाइन जो करते हैं, नो कफ एंड निमोनिया, जैसे कफ सिर्फ कफ के साथ आ रहा है ना, इसमें भी बहुत सिंपल तरीका होता है जो हम आम लोगों के लिए बताना चाहें, कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को निमोनिया है या नहीं है। निमोनिया है तो माइल्ड है या सीवियर है, यही हमारा मकसद है। तो अगर कफ हो रहा है ना,
तो इसमें हम लोग सिंपली हम लोग जो है जो पेरीफेरी में जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो रेस्पिरेटरी रेट से कर सकते हैं कि बच्चे की सांस कैसे चल रही है। वो हर एज ग्रुप के लिए अलग होता है। जैसे न्यू बॉर्न बेबी हुआ, ठीक है, अगर 2 महीने तक बच्चे की सांस 60 से अगर ऊपर जा रही है 1 मिनट में ना, तो इसका हम लोग मान के चलते हैं क्लिनिकली कि उसको निमोनिया है, ठीक है। इसी तरह से बच्चे का 2 महीने से लेकर 1 साल में अगर ये सांस 50 से ऊपर जा रही है ना, तब मान के चलते हैं बच्चे को निमोनिया है। 1 साल के ऊपर में अगर वो 40 से ज़्यादा हो गया रेस्पिरेटरी रेट, तब मान के चलेंगे बच्चे को निमोनिया हो गया। तो बहुत आसान तरीका हो गया, सिर्फ आप उसका रेस्पिरेटरी रेट काउंट कर लीजिए और उसका एज देख लीजिए, 2 महीने से कम 60 से ऊपर, 2 महीने से 1 साल के बीच में 50 से ऊपर, 1 साल के ऊपर में 40 के अगर ऊपर उसका सांस की गति आ रही है पर मिनट, तो आप मान के चलेंगे निमोनिया हो गया। तो अगर सिर्फ कफ है, रेस्पिरेटरी रेट ठीक है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कफ है घर पे ही ठीक हो जाएगा, होम रेमेडी से ठीक हो सकता है। आप तुलसी का उसका पानी भी दे सकते हैं, तुलसी पत्ता का रस दे सकते हैं, शहद दे सकते हैं, अदरक का बना के दे सकते हैं। ये होम रेमेडी से इसको हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है तो ये मतलब इंडिकेट कर रहा है कि आपको उसको निमोनिया हो रहा है। अब रह गया सीवियर निमोनिया ना, तो उसको भी बहुत आसान तरीका है। अगर उसमें लगता है कि उसकी पसली धस रही है, पसली धस रही है ना, तो आप मान के चलिए उसको सीवियर निमोनिया। तो सिंपल, सिर्फ खांसी है तो कफ हो गया, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा है तो निमोनिया हो गया, और साथ में अगर पसली धस रही है तो सीवियर निमोनिया है। उस कंडीशन में आपको हॉस्पिटल जाना है। सर, बच्चों के टीकाकरण के लिए सरकार भी गंभीर है और नियमित टीकाकरण में रोज नए नए टीके डालते हैं। तो ये टीका कितना बच्चों की बीमारी से बचाव में कारगर है, और जो है कितने प्रतिशत की इसकी सुरक्षा बच्चों को मिल जाती है टीका लेने पे? देखिए, हर टीका का जो परसेंटेज जो रहता है प्रोटेक्शन करने का वो अलग अलग रहता है। लेकिन ऑन एवरेज मान के 60 to लेके 75%, इवन किसी किसी में 85% तक भी जो है प्रोटेक्शन रहता है। ये हम मान के चलें कि 100% कोई भी वैक्सीन प्रोटेक्शन देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जनरली आपका 60 to लेके 85%, 90% तक उसका कवरेज मिलता है। तो ये पहले ये दिमाग से उतार देना कि कोई भी वैक्सीन दिए तो 100% प्रोटेक्टेड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सिग्निफिकेंट उसका प्रोटेक्शन होता है, जो 60 से लेकर के भी 85% तक वो वेरी कर सकता है फ्रॉम वैक्सीन टू वैक्सीन। जी। और एक चीज़ और है कि जैसे टीकाकरण की बात करते हैं तो शहर में जो नियमित टीकाकरण तो सरकार करा ही रही है, लेकिन शहर में निजी जो टीकाकरण केंद्र है वहाँ में भी कई प्रकार के टीके आ गए हैं। तो ये जो कई प्रकार के टीके हैं तो अभिभावक कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये टीका लगाया जाए, जो सक्षम अभिभावक हैं वो लगाएं कि नहीं लगाएं। तो इसके बारे में क्या कि वो जो नियमित टीकाकरण है वो सही है, क्या एक्स्ट्रा टीकाकरण लेना चाहिए? देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो वैक्सीन दिए जा रहे हैं उनके, और जो प्राइवेट में जो हम वैक्सीन दे रहे हैं उसकी जब हम बात करते हैं, तो देखिए गवर्नमेंट का काम क्या है कि ये लार्ज स्केल पे पूरे मास को लेके चलती है, ठीक है। तो उसमें उस डिजीज को सिलेक्ट किया गया जिसकी वजह से हमारे ज़्यादा नुकसान होता है, ज़्यादा हमारे बच्चे प्रभावित होते हैं, जिनका साइड इफेक्ट या जिसकी वजह से बच्चों की डेथ रेट बढ़ती है। तो इसको जो है मास को कवर करने के लिए ये गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है। और वहाँ पे एक आपका कॉस्ट फैक्टर भी आता है, इकोनॉमी भी एक रोल प्ले करती है ना। को बहुत सी जो महंगी वैक्सीन है चूँकि सबको देना है, वहाँ पे आप गवर्नमेंट इसको पार्सल नहीं कर सकती है कि भाई इसको दें इसको ना दें, है ना। तो वहाँ पे एक कॉस्ट का भी फैक्टर आता है, और साथ साथ में उसको भी देखना है कि जिससे हम मास को कवर कर सकें ना। तो गवर्नमेंट का जो प्लानिंग होता है उसमें ये बेसिक कंसेप्ट रहता है, हमारा इकोनॉमिकल भी हो और साथ साथ हम मास को भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्राइवेट वैक्सीन है इसमें ये चीज़ यहाँ पे अफेक्ट थोड़ा सा रूसर हो जाता है, यहाँ पे आपका इकोनॉमी प्ले नहीं करता रोल। अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आप पैंट और शर्ट पहनना ये तो मस्ट है, किसी के लिए भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन आप टाई पहन लें, कोट पहन लें, स्वेटर पहन लें, ये आपकी सुविधा पे है। तो ये आपका पैंट शर्ट पहनना जो है ये समझ लीजिए ये प्रोवाइड कर रहा है आपका गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ द वैक्सीनेशन। अगर आप फैंसी चाहते हैं भाई हमको थोड़ा सा लुक अच्छा चाहिए, कुछ और प्रोटेक्शन चाहिए ठंडे से और बचने के लिए जो है हमको टाई भी चाहिए, कोट भी चाहिए ना, फॉर दैट हम लोग का जो है प्राइवेट सेटअप में वो वैक्सीन देते हैं। तो एक सर ये भी है कि चलिए ठीक है, हम अगर सक्षम है, माँ बाप तो सक्षम हो जाता है बच्चे के लिए कुछ भी करता है, तो कुछ ऐसे टीके जो सरकारी जो हैं लेकिन उसके बाद भी प्राइवेट में भी लगाना चाहिए जो अति आवश्यक है और जो भविष्य के लिए बच्चों के लिए ज़रूरी है, वो 1-2 टीका जो है वो बता पाएंगे क्या? देखिए, जो सरकारी में वैक्सीन जो मिलती हैं आप ये मान के चलिए आपको सरकार में ही दिलाना चाहिए। जी सर।
आपकी, और आपके लिए क्या भी बता दें कि जो बहुत सी महंगी महंगी जो वैक्सीन जो थी, अब सरकार ने उसको भी अपने प्रोग्राम में ले लिया है। जी सर। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे निमोनिया का जो वैक्सीन था, निमोकोकल, पहले जो निमोकोकल वैक्सीन था 3800 रुपये जिसका प्राइस हुआ करता था पर वैक्सीन ना, जी सर, उस तरह की भी वैक्सीन को गवर्नमेंट ने अपने प्रोग्राम में लिया हुआ है। लिया। रोटा वायरस जो एक समय काफी उसका महंगा उसका हुआ करता है ना, उसको भी गवर्नमेंट ने अपने प्रोग्राम में लिया हुआ है ना। और ये आप मान के चलिए जो गवर्नमेंट सेटअप में जो हमारा वैक्सीन का जो रख रखाव होता है ना, वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का होता है ना। तो ये कभी भी दिमाग में ये चीज़ नहीं लानी चाहिए कि जो चीज़ें जो हमारे गवर्नमेंट में मिल रही हैं उसको गवर्नमेंट न लेकर हम प्राइवेट सेक्टर में लें, ये कभी भी नहीं चलना है, क्योंकि उनकी जो क्वालिटीज़ है इट इज़ एट पार। लेकिन हम तो ये भी कहेंगे कि स्टेप आगे जाकर उनका जो रख रखाव है वो उसको प्राइवेट वाले शायद ना मच कर पाए। तो इसलिए जो है ये कभी दिमाग में नहीं रखना है कि जो चीज़ें गवर्नमेंट में मिल रही हैं उसको हम छोड़कर प्राइवेट में जाए। अब रह गया कुछ वैक्सीन जो है, अब जैसे सपोज के एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, जैसे आपका मेनिंगोकोकल वैक्सीन है, काफ़ी मेनिंजाइटिस के लिए वैक्सीन है ना। अब आप ये कह सकते हैं भाई गवर्नमेंट ने इसको क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो फिर हमने वही बताया कि जो बेसिक कंसेप्ट है हमारा आपका जो उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर हो पाए, इकोनॉमिकली ये देखना है ना, तो महंगी वैक्सीन है और वो उतना ज़्यादा अभी उसका इंसिडेंस ज़्यादा नहीं है तो अनावश्यक क्या हो, अनावश्यक नहीं कहेंगे हम लोग, उसकी आवश्यकता उतनी नहीं है। अनावश्यक तो दूसरी चीज़ होगी, उसकी आवश्यकता इन कंपेरिजन टू अदर वैक्सीन उतनी नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने उस पर फोकस नहीं किया। लेकिन जो सक्षम है, बीमारी वो भी आपकी डेडली बीमारी है, एक बार मेनिंजाइटिस हो गया तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इंक्लूडिंग डेथ से लेकर मॉर्बिडिटी तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए जो सक्षम है वो आपने जरूर ले लें उसको। चिकन पॉक्स के बारे में भी यही चीज़ आती है, चिकन पॉक्स एक महंगी वैक्सीन है ना, लेकिन उसको भी जरूरत है, लेना चाहिए। सपोज करिए आप ही का बच्चा है, सब कुछ ठीक चला है, 10th का एग्जामिनेशन देने जा रहा है और उसी समय उसको चिकन पॉक्स हो गया, अब तो साल भर की तो उसकी पढ़ाई बर्बाद हो गई, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको हिचक नहीं करनी चाहिए, चाहे हेपेटाइटिस ए हो, जैसे सपोज के बच्चे को आपको कहीं बाहर भेजना है पढ़ने के लिए, ठीक है। अब हॉस्टल में रहेगा वहाँ पे, अब हॉस्टल का हाइजीन कैसा है, खाना कैसा खा रहा है, पानी का क्वालिटी कैसा है, बाहर खा रहा है, वहाँ पे उसको जॉन्डिस हो गया, फिर क्या करेंगे आप? उस कंडीशन में कुछ वैक्सीन है, जैसे एक दो ने एग्जाम्पल आपने कहा तो मैंने बताया आपको, चिकन पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, मेनिंगोकोकल वैक्सीन हो गया, जो कि गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए यूजफुल है, आप उसको प्राइवेट में ले लीजिए। लेकिन जो वैक्सीन गवर्नमेंट सेटअप में अवेलेबल है उसको आपको गवर्नमेंट से ही लेना चाहिए। सर एक जागरूक मतलब अभिभावक बार बार सोचते रहते हैं कि अगर बॉडी में ज़्यादा अगर हम टीका लेते जाएं, ये भी जितने भी हैं, तो क्या बॉडी जो है वो कंफ्यूज नहीं हो जाता है कि ज़्यादा एंटी मतलब उस वायरस को मारने के लिए, तो अनावश्यक इसलिए मैंने उसका यूज किया? क्या होता है? ऐसा है जी कि बॉडी से ज़्यादा सुपर कंप्यूटर तो है ही नहीं है जी। आप अभी जितने डिजिटल की हम बात कर रहे थे है ना, लेकिन बॉडी के बारे में जब पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इससे बड़ा सुपर कंप्यूटर तो अभी बना ही नहीं है जी सर, ठीक है। तो ये बॉडी इसमें कहीं कंफ्यूज नहीं होती है, उसका सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो हर को अपने से वो मैनेज कर देती है। सर बच्चों में मोटापा एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, और इस मोटापा का वजह जो है क्या है, और क्या हम करें कि बच्चों में मोटापा नहीं हो और वो बचे रहें इससे? ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है कि बच्चों में आजकल मोटापा बढ़ रहा है। तो देखिए मोटापा जो बढ़ने का, इसको हम लोग दो ग्रुप में रखते हैं। कुछ तो चीज़ें जेनेटिकली होती हैं, ठीक है, हम उस पर भी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आते हैं। देखिए अभी जो मोटापा जो बढ़ रहा है उसका सिंपल, अगर बहुत सिंप्लीफाई करके मैं कहूँ तो उसका दो ही वजह है, या तो खान पान में गड़बड़ी है या हमारा लाइफ स्टाइल गड़बड़ हो गया है। खान पान में जो हम हेल्दी फूड है उसको छोड़कर हम जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, और जंक फूड आपने जो भी देखा होगा बहुत ही सॉल्टी होता है, बहुत ही मीठा रहता है, वो आपके जीभ को ध्यान में रख के बनाया जाता है, जीभ के टेस्ट के लिए है ना। तो जो मोटापा का जो कारण है ना, सिंपली है, अगर एनर्जी जो हम ले रहे हैं, जो कैलोरी हम ले रहे हैं ना जी सर, अगर वो ज़्यादा कैलोरी ले लें या उसका एक्सपेंडिचर कम हो जाए तो वो एक्यूमुलेट करेगी बॉडी में, आपको मोटापे के रूप में आएगी वो जी। तो जो
ज़्यादा हम ले रहे हैं वो हमारे फूड हैबिट गड़बड़ होने की वजह से हो रहा है। जी जो हमारा फूड का सिलेक्शन हो रहा है वो गड़बड़ हो रहा है। हेल्दी फूड्स की जगह पे हम जंक फूड्स की तरफ जा रहे हैं। जी सर। आप जो पेय जिसको शीतल पेय करके जो मार्केट में बेचा जाता है, जी चाहे वो आपका कोको कोला के रूप में हो, कोक्स के रूप में, किसी भी रूप में, किसी उसमें भी कंपनी आपका जो कैलोरी बहुत ज़्यादा है। हम्म, जंक फूड जो आप पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, कम्बो पैक लेते हैं, आपको हैरत होगी एक कम्बो पैक में 2000 कैलोरी रहता है। एक बच्चे का रिक्वायरमेंट ही आपका 1500 से 2000 कैलोरी का है। आपने एक पूरा पैक लिया, आपको 2000 कैलोरी हो, बाकी कैलोरी जाएगा कहाँ? एक्स्ट्रा बॉडी में कैलोरी इकट्ठा है। होगा, जी सर। आपको मोटापे के रूप में जाएगा। जी सर। दूसरा जो हमारी जो गलत आदत हो गई है, लाइफ स्टाइल गड़बड़ हो गया है। फिजिकल एक्टिविटी हमने कम कर दिया, खेलना कूदना हमने कर दिया है, जी अपने को डिजिटल तक सीमित कर दिया है, रूम में रह गए हैं, स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ गया है, टीवी पे समय दे रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी एनर्जी को एक्सपेंड करनी नहीं दे रही हैं। जी तो नतीजा क्या हो रहा है? एनर्जी का जमावड़ा हो रहा है, जो कि आपका मोटापे के रूप में मैनिफेस्ट हो रहा है। जी सर, हम लोग ये भी लगातार आप बता ही रहे हैं कि स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। बच्चे आजकल अभिभावक बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और एक बड़ी समस्या सामने निकल के आ रही है कि छोटे बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं। वो बोलने का जो एक एज ग्रुप होता है उससे काफ़ी दिन के बाद भी वो बोल स्पष्ट नहीं पा रहे हैं। वजह क्या है सर इसका? देखिए, इसमें रिसर्च हुआ था तो वो स्टडी सामने ये आई है कि मैं तो आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे अभिभावकों से ये अनुरोध करूंगा या उनको ये जानकारी देना चाहूँगा कि 2 साल तक तो बच्चे को स्क्रीन दिखलाए ही नहीं जी, उनका एक्सपोजर ही नहीं होना चाहिए जी। ये 2 साल तक। हमारे यहाँ गड़बड़ी क्या हो रही है? बच्चे को खिलाना है, रो रहा है, मोबाइल दे दिए। जी टीका दिलाने जा रहे हैं, रोए नहीं, मोबाइल दे दिए। आप किसी काम में बिजी हैं, बच्चा बोर ना हो, मोबाइल दे दिए। हर समस्या का समाधान आप मोबाइल में खोज रहे हैं, जबकि साइंस ये कह रहा है कि आप 2 साल तक नीचे उसको मोबाइल दीजिए ही मत। जी 2 साल से 5 साल के बीच का अगर बच्चा है तो वहाँ भी आपका स्क्रीन टाइम लिमिट किया गया है, आप 1 घंटे से ज़्यादा मत दीजिए। जी अगर 5 साल से ज़्यादा की उम्र हो गया बच्चे को, आप 2 घंटे तक दे सकते हैं। और आपको ये जान के हैरत होगी, जी सर। जो एप्पल जो फाउंडर जो है, जिन्होंने एप्पल फ़ोन का आविष्कार किया है, उनके घर पर उनके एक फ्रेंड पहुँचे तो उनको ये जिज्ञासा हुई कि ये साहब ये अपने बच्चे को किस रेंज का जो है एप्पल मोबाइल दे रखे हैं। जब उन्होंने पूछा तो उनको बहुत जानकर हैरत हुई जब उसके फाउंडर ने ये बताया कि मैंने अपने बच्चे को कोई मोबाइल नहीं दिया है, मोबाइल देखने के हमने अलाउ ही नहीं किया है। और हमारा कंसेप्ट है कि जब तक बच्चा मैच्योर ना हो जाए, एटलीस्ट वो क्लास 8 के ऊपर ना चला जाए, उसको मैं मोबाइल दूंगा ही नहीं। तो आइडियली ये होना चाहिए कि बच्चों को 8th क्लास के बाद ही मोबाइल से एक्सपोजर होना चाहिए। लेकिन ठीक है, चलिए, अगर आप मोबाइल का डिजिटल एरिया है उससे हम कोप अप करना चाहते हैं तो 2 साल तक तो बिल्कुल मत दीजिए। 1 से 5 साल में 1 घंटा दीजिए, 5 साल के ऊपर 2 घंटा, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि 8 घंटे के बाद जो है 8 साल के बाद जब बच्चा मैच्योर हो जाए, समझने लगे है ना अच्छा क्या है बुरा क्या है, उस कंडीशन से उसको आप मोबाइल से। तो मतलब जो बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, हमको लगता है कि वो स्क्रीन टाइम और मोबाइल का, या बिल्कुल आपने सही कहा, जिसमें मैं शुरू मैं वहीं से करना चाह रहा था कि ये रिसर्च में सामने आया है कि अगर आधे घंटे का भी अगर हम एक्सपोजर करते हैं स्क्रीन टाइम पे बच्चे को, तो अबाउट 40% उसका लर्निंग डिसेबिलिटी शुरू हो जाता है। अच्छा, इस तरह का उसका नुकसानदेह है ना। तो ये बिल्कुल उसको कॉग्निटिव फंक्शन पे, स्पीच पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है ना। तो ये सबसे बड़ी वजह। सर, अंत में ये आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ हमारे झारखंड के जो श्रोता हैं उनके एक छोटा सा संदेश दे दें कि कैसे स्वस्थ रखें, बच्चों को क्या गुड हैबिट्स दें, इसके बारे में बताइए। मैं झारखंड के लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा, न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि ये उनके लिए भी एप्लीकेबल है कि अगर ये सिर्फ 3 चीज़ को अगर वो फॉलो कर लें तो बच्चा हमारा स्वस्थ रहेगा। पहला, आपका जो हो गया खान पान, जैसे मैंने बताया जंक फूड ना खाएं। जो आपके हेल्दी डाइट्स हैं, स्प्राउट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सीरियल्स हो गए, उनका अधिक से अधिक सेवन करें। तो ये डाइट पे ध्यान दें। सेकंड, लाइफ स्टाइल पे ध्यान दें, यहाँ फिजिकल एक्टिविटीज़ कम से कम 1 घंटा प्रतिदिन फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करें, खुद भी करें, बच्चे को भी कराएं। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका स्लीप। क्वालिटी ऑफ स्लीप भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 चीज़ पे अगर हम ध्यान देंगे, गुड फूड हैबिट, गुड लाइफ स्टाइल एंड एडिक्वेट स्लीप, गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप, तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा।
तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। माने बच्चों को अगर बचाना है बीमारी से तो ये छोटी-छोटी आदतों को हम लोगों को अपनी जीवन शैली में शामिल करना पड़ेगा। अगले अंक में हम किसी एक नए डॉक्टर के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।